नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर की बात करेंगे जिसके बाद हिंदुस्तान में इस्लामी साम्राज्य की नींव पड़ी। हमारे देश पे अलग अलग समय में अलग अलग विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया। दोस्तों, ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं पड़ी थी और ज़्यादातर रियासतों पर हिंदू राजाओं की सत्ता थी। ये हिंदू रियासतें अपने अपने हितों के लिए एक दूसरे से लड़ती रहती थी। मैं उस दौर के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए आपको 3-4 बातें बताता हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि उस वक़्त दरअसल हमारी राजनीतिक परिस्थितियाँ हिंदुस्तान की क्या थी। एक तो ये कि जो ये स्वतंत्र रियासतें थीं, ये अपनी अपनी सीमाओं में अपने अपने हितों के लिए लड़ रही थीं। ये अपने सामर्थ्य और संपन्नता को दर्शाने की होड़ में लगी रहती थी। मंदिरों के ऊपर काफ़ी पैसा खर्च किया जाता था। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जड़े जाते थे और बहुत ही भव्यता के साथ मंदिरों का निर्माण होता था। दूसरा, कई वर्षों से लगातार चली आ रही इन डायनेस्टीज़ में राजाओं को ये अहंकार हो गया था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कोई बड़ा आक्रमण नहीं हो रहा था। कई वर्षों से ये लोग अपनी सत्ता में मगन थे और चूंकि मैंने आपको बताया कि संपन्नता और अपने सामर्थ्य को दर्शाने में लगे रहते थे, तो अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए इन्होंने कोई ख़ास प्रयास नहीं किया। अपने राजकोष की जो संपत्ति थी उसका हिस्सा सैन्य ताकत में बहुत कम खर्च करते थे। तो इस प्रकार से इनकी सैन्य ताकत ज़्यादा नहीं थी, यानी कहीं ना कहीं ये कमज़ोर थे। यदि सैन्य ताकत की बात करें तो ये ज़्यादातर अपने हाथियों के ऊपर निर्भर रहते थे। इनका ये मानना था कि हाथी जो है वो हमारी ताकत है। अगर लड़ाई हो जाती है तो हम हाथियों को आगे करके फ्रंट में दुश्मन को जीत सकते हैं, बस इतना ही। इससे ज़्यादा सैन्य ताकत को बढ़ाने में इनकी दिलचस्पी नहीं थी। तो दोस्तों, इस प्रकार ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हिंदुस्तान के बाहर जो साम्राज्य थे, जो राजा थे, उन तक पहुँचनी शुरू हो गई कि हिंदुस्तान में इस तरह का एक दौर है जिसमें वहाँ की ज़्यादातर रियासतें कमज़ोर हैं। विदेशी आक्रांताओं को क्या फ़ायदा होता था? एक तो उनको यहाँ से लूट का बहुत माल मिलता था, पैसा मिलता था, सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलते थे। दूसरा, जिन रियासतों को वो जीत लेते थे उनके अधीन आ जाती थी, उनके आय का जरिया बनती थी। आज हम जिस विदेशी आक्रांता की बात कर रहे हैं उसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 17 बार हिंदुस्तान पर आक्रमण किए। उसने सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। हर बार उसने हमारी संपत्ति को, हमारे खजाने को लूटा और वापस अपने देश चला गया। दोस्तों, वो आक्रांता था महमूद गजनी। देखिए, भारत को उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था और यहाँ पर संपत्ति अथाह थी। हमारी ज़मीन ज़्यादातर उपजाऊ थी। चूँकि ज़्यादातर हमले हिंदुस्तान पर अफ़गानिस्तान की तरफ से हुए हैं, अफ़गानिस्तान के रास्ते से ही विदेशी आक्रांता भारत में आए। तो अब हम देखते हैं कि 11वीं शताब्दी में अफ़गानिस्तान की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी। दोस्तों, 11वीं शताब्दी में अफ़गानिस्तान में गजनविद डायनेस्टी का राज था। गजनविद डायनेस्टी यानी कि गजनी साम्राज्य। दोस्तों, महमूद गजनवी के पिता का नाम सबुक्तगीन था। ये एक टर्किश कमांडर था। उसने 977 ईस्वी में गजनविद डायनेस्टी की स्थापना की। महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के गजनी शहर में हुआ और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 997 ईस्वी में इसके पिता सबुक्तगीन की मौत हो गई और उसकी मौत के बाद इसका बड़ा भाई, जिसका नाम इस्माइल था, उसने राजगद्दी संभाली। तो उस समय अफ़गानिस्तान को ज़बुलिस्तान कहा जाता था। दोस्तों, इसने सेंट्रल एशिया के काफ़ी बड़े हिस्से पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और हिंदुस्तान के पंजाब पर इसने ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, महमूद गजनी ने मथुरा के 1000 मंदिरों को तोड़ा। उसके बाद इसने सोमनाथ की तरफ रुख किया और सोमनाथ के मंदिर पर इसने हमला करके सोमनाथ के मंदिर को तहस नहस कर दिया और शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़ दिया। उसके सारे खजाने को ये लूट कर ले गया। दोस्तों, ये मूर्ति पूजा का विरोधी था। इस प्रकार इस्माइल को गद्दी से उतारकर इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने के बाद इसने भारत की तरफ रुख किया और एक बहुत बड़ी और भारी सेना के साथ ये हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा। 4 कारण बताए जाते हैं इसके हिंदुस्तान की तरफ रुख करने के। एक तो क्योंकि भारत में हिंदू साम्राज्य का बोलबाला था, तो ये मुस्लिम ग्लोरी को यहाँ पर स्थापित करना चाहता था। दूसरा, भारत में बहुत धन संपत्ति थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ये यहाँ की धन और संपत्ति को लूटना चाहता था। ये इसका दूसरा मकसद था। इसका तीसरा मकसद अपने साम्राज्य के विस्तार का था। ये अपने राज्य को विस्तार देना चाहता था। और चौथा, चूंकि ये अपने आप को सुल्तान घोषित कर चुका था,
इसलिए अपने वर्चस्व को दूर तक फैलाना चाहता था। ये इसका चौथा मकसद था। 28 नवंबर 1001 को इसने पहला आक्रमण किया राजा जयपाल के ऊपर। राजा जयपाल के साथ इसने लड़ाई की और राजा जयपाल को हरा दिया। ये लड़ाई हुई थी पेशावर में, जो आज पाकिस्तान में है। वो इसको कहते हैं बैटल ऑफ पेशावर। दोस्तों 1002 में इसने सैफरीद साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करके उनको हराया और उनके राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद इसने बाकी भारत के ऊपर आक्रमण करने का फैसला किया और ये अपनी सेना को संगठित करके भारत को जीतने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद इसने पंजाब पर आक्रमण किया, क्योंकि ये उपजाऊ ज़मीन थी और यहाँ से इसको बहुत सारी संपत्ति मिल सकती थी। ये ज़मीन आने वाले समय में इसके लिए आय का स्रोत हो सकती थी। राजा जयपाल इससे लड़ाई में हारने के बाद काफ़ी निराश हो गए थे। कई लड़ाइयाँ उन्होंने महमूद गजनी के साथ लड़ी और हर लड़ाई में उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद वो निराश हो गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने बेटे को मरने से पहले अपने साम्राज्य का अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उनके बेटे का नाम था आनंदपाल। आनंदपाल ने छोटी छोटी रियासतों को महमूद गजनी के खिलाफ इकट्ठा किया। एक संयुक्त मोर्चा उन्होंने बनाया और इसके बाद आनंदपाल का युद्ध महमूद गजनी के साथ मुल्तान में हुआ। ये थी बैटल ऑफ मुल्तान। दोस्तों ये लड़ाई जो बैटल ऑफ मुल्तान थी ये 1006-1007 के आसपास हुई थी। दोस्तों इस लड़ाई को राजा आनंदपाल जीत रहे, लेकिन अचानक उनका हाथी डर कर पीछे हटने लगा। तो एक अफवाह फैल गई कि राजा पीछे हट रहे हैं। इस प्रकार एक अराजकता की स्थिति उस वक्त लड़ाई में इनकी फौज में फैल गई और उस लड़ाई को आनंदपाल हार गए। इस लड़ाई को महमूद गजनी ने जीत लिया और उसके बाद महमूद गजनी ने चुन चुन कर कत्ल करने का हुक्म दे दिया और वहां पर जितनी भी जनता थी, फौज थी, सैनिक थे, सब 2 दिन के भीतर महमूद गजनी ने कत्ल कर दिया। इसके बाद वहां का पूरा खजाना लूटकर महमूद गजनी वापस अफगानिस्तान चला गया। कहते हैं कि जब वो अफगानिस्तान पहुंचा तो वहां पर उसका भव्य स्वागत हुआ था। दोस्तों 1018 में इसने मथुरा पर अटैक किया। उस समय मथुरा एक बहुत ही सुंदर शहर था और वहां अटैक करके इसने 1000 मंदिरों को तोड़ा और वहां मंदिरों की पूरी संपत्ति को लूटा, हत्याएं की, फिर ये वहां से निकल पड़ा। हिंदुओं के प्रति इसका इंटॉलरेंस वाला रवैया था और ये चाहता था कि हिंदू अपने धर्म को कन्वर्ट करके मुस्लिम बन जाए। ये मुस्लिम धर्म का विस्तार करना चाहता था। मूर्ति पूजा के खिलाफ था, इसलिए मंदिरों पर अटैक इसका प्रमुख लक्ष्य था। मंदिरों में संपत्ति थी, मंदिर बहुत रिच हुआ करते थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि इसने मंदिरों पर बहुत हमले किए और बहुत मंदिरों को तोड़ा और तहस नहस किया। दोस्तों 1023 में इसने ग्वालियर पर हमला किया और उसको जीत लिया। उसके बाद 1025 में महमूद गजनी सोमनाथ की तरफ चला और सोमनाथ के मंदिर को इसने तहस नहस किया। शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया, पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की। वहाँ के मंदिर के पूरे खजाने को, संपत्ति को लूटा और फिर ये वापस अफगानिस्तान चला गया। सोमनाथ पर हमला करने के बाद महमूद गजनी के बुरे दिन शुरू हो गए। जब ये अफगानिस्तान पहुंचा तो दूसरी रियासतों ने और छोटे छोटे राजाओं ने इसके खिलाफ बगावत कर दी। दोस्तों कहते हैं कि इसके बाद इसका पूरा जीवन लड़ाई में बीता, लड़ाई करते हुए बीता और 30 अप्रैल 1030 को लड़ाई करते करते इसकी मौत हो गई।